20-25 हजार रुपए अगर आपके पास है तो आप घर लेने को मत निकलिए। रियल एस्टेट मार्केट 20 साल पहले जैसा था वैसा नहीं है, बिकॉज द डिमांड वाज वेरी हाई एज कंपेयर टू सप्लाई। पालघर में क्या एक्चुअली चल रहा है, जैसे आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, आई थिंक 10 ईयर्स पहले ऐसा नहीं था। डेवलपर और एक रियल एस्टेट एजेंट बैठ के बात नहीं कर रहे थे। डिमांड कम नहीं हुई है, ओके। डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई बहुत ज्यादा हाई हुआ है। पालघर तालुका में उसके आजू बाजू के सबसिटीज एरियाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और इसको और क्या खूबसूरत बनाने वाला है। यस, पालघर तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट काफी ग्रो हो रहा है। नियर फ्यूचर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स है। इतना जो फास्ट डेवलपमेंट पालघर में अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में जो होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कहीं और होने वाला है। वाडवन का जो डेप्थ है वो इंटरनेशनल शिपिंग एंड इंटरनेशनल कार्गोज के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। टाइप पे कस्टमर आपका अपने आप को कैसे सेव करे, कैसे सिक्योर करे, या कैसे वो जाने कि भैया ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सही भी है या नहीं है। एनपी केसेस में बताना चाहती हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि एनपी केसेस मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी आपकी फिर बैंक में जब्त हो जाती है। इमोशंस का फायदा लेके ही बहुत सारे लोग क्लाइंट्स को कहीं गलत प्रोजेक्ट में फंसा देते हैं। पालघर में ही 40 लाख का 1 BHK भी है एंड पालघर में 20 लाख का भी है जी। और मैं बता दूं, एक स्नेहंश प्रॉपर्टी ही ऐसा चैनल है जहां पे आपको रियल इनसाइट्स देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा अंतरिक्ष पांडे, फाउंडर और CEO स्नेहंश प्रॉपर्टी से। आज हम बात करने वाले हैं अपना पॉडकास्ट तीसरे सीरीज के बारे में, जो है रियल एस्टेट रियल टॉक। आज इस पॉडकास्ट में हम जिनके बारे में बात करेंगे वो ना सिर्फ एक बिल्डर और डेवलपर है, साथ में एक रियल टाइम पे रियल इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे पालघर तालुका के बारे में। क्यों? क्योंकि पिछले वाले पॉडकास्ट में हमने जाना था पालघर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ऑल ओवर डेवलपमेंट। लेकिन इस पॉडकास्ट में ये खास है, इसमें हम बहुत ही ग्रेट इंसाइट जानने वाले हैं पालघर तालुका और उसके आजू बाजू के सब सिटीज के बारे में। मैं अपने मुंह से आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं हम। मैं इंट्रोड्यूस कर दूं उनको। उनका नाम है मुकेश शेट्टी जी। तो आगे की जानकारी आप उन्हीं से सुन लीजिए। नमस्कार मुकेश सर। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, आपने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की और हमारे चैनल पे आप आए हैं। मैं पहले तो आपका नाम जानना चाहती हूँ, रियल एस्टेट में आप कब से हैं, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ऐसी क्या चीज है जिसने आपको इंस्पायर की एज अ बिल्डर डेवलपर के लिए। एक छोटा सा तीखा सा सवाल भी है मेरा कि रियल एस्टेट में आप पैशन के हिसाब से आए हैं या फिर रियल एस्टेट में बहुत पैसा इसलिए आप बिल्डर डेवलपर बने हैं, तो प्लीज थोड़ा बताइए। बिल्कुल, पहले तो मैं स्नेहा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपके इस चैनल के जरिए मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और अपने जो एक्सपीरियंस को शेयर करने का एक मौका दिया है। आपने जो पूछा मुझे कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं रियल एस्टेट में पिछले 17 से 18 साल से एज अ रियल एस्टेट डेवलपर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने वसई, विरार, बोईसर, पालघर इस रीजन में जॉइंट वेंचर में हो, FSI परचेस करके हो या लैंड बाइंग करके हो, टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हो, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हो, हाई बजट प्रोजेक्ट्स हो या अफोर्डेबल सेगमेंट हो, सारे सेगमेंट में मैंने काम किया है। एक तीखा सवाल आपने मुझे पूछा कि पैसे कमाने के लिए, झूठ तो नहीं बोलूँगा, यस, बट मेरा प्राइमरी फर्स्ट इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जैसे एक फिल्मी डायलॉग है कि आप काबिल बनिए तो कामयाबी आपके पीछे बिल्कुल चली आती जाएगी। यही मेरा, जब से मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया तब से मेरा मोटो ये रहा है कि धीरे धीरे आई वॉज अ बिगिनर। मैंने स्टार्ट किया तभी मुझे ABCD नहीं आती थी। मैं होटल इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से हूँ। जैसे ही मैंने मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक मैं 18 साल के बाद भी आज सीख ही रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू से कि हाँ, पैसा कमाना इज नॉट द ओनली मोटो, बट अलॉन्ग विद दैट जितने भी रियल एस्टेट में ग्रोथ और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, उसके साथ साथ पालघर, बोईसर और पालघर डिस्ट्रिक्ट ये एक डेवलपिंग एरिया है।
तो मुझे ऐसा दिखा कि ये मेरे लाइफ ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनालिटी ग्रोथ, सारी चीज़ों के लिए रियल एस्टेट इज़ अ परफेक्ट सेक्टर, एंड दैट इज़ अ मेजर रीज़न कि मैंने रियल एस्टेट को चुना। लास्ट 18 ईयर्स से रियल एस्टेट बैकग्राउंड एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर के अलावा, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्डर का ये होता है कि वो पूरा का पूरा लोकेशन डेवलप करे। इसी के साथ साथ मेरा और एक वर्टिकल है और एक कंपनी है जिसका मैं प्रोप्राइटर हूँ, और उस कंपनी का नाम है हाउस हब। और हाउस हब में हम एक बिल्डर को और एक क्लाइंट को मिलाने का काम करते हैं, जिसमें मैं डेवलपर्स के पास से सोल सेलिंग मैंडेट्स और उनके पूरे इन्वेंटरीज को पूरा सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। तो इस वजह से मैं क्लाइंट का जो दुखती रग है या पेन पॉइंट जो बोलते हैं वो भी समझता हूँ, और डेवलपर्स के पेन पॉइंट्स है वो भी समझता हूँ, और इसी के बेस पे मैं पूरे पॉडकास्ट में आपको मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बहुत खूब बोला है सर ने, काबिल बनो, कामयाबी पीछे आई जाती है। तो अभी हम जानते हैं सरी से कि पालघर के कुछ मार्केट इनसाइट्स के बारे में। ऑल ओवर भी जानेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी जानेंगे कि पालघर में क्या एक्चुअली चल रहा है। आप लोग ने भी सुना होगा, सर शायद आपने भी सुना होगा कि सब कह रहे हैं 5-10 साल फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मैं बता दूं, एक स्नेहंश प्रॉपर्टी ही ऐसा चैनल है जहां पे आपको रियल इनसाइट्स देखने को मिलता है। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट जो अभी करंट मार्केट है ऑल ओवर, वो क्या चल रहा है और फ्यूचर भी क्या होने वाला है इसका? थोड़ा सा आप बताइए मुझे। जरूर। पहले तो स्नेहा जी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि रियल एस्टेट में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। उसमें से मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ रेजिडेंशियल के बारे में थोड़े से मैं अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बताता हूँ। एज फार एज रियल एस्टेट रेसिडेंशियल इज कंसर्न, पालघर, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, कोई भी रीजन हो, रियल एस्टेट जैसे मैंने पहले भी बताया आपको एक बैकबोन रहा है। हमारा हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, एंड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन द एंटायर कंट्री, स्पेशली इन महाराष्ट्र। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे ही पब्लिक बहुत ही वाइड स्प्रेड होती जा रही है, और पब्लिक को बिकॉज ऑफ बजट, लोकेशन, डेवलपर, ये सारे एस्पेक्ट्स है, इसकी वजह से पब्लिक जो है मार्केट में जब निकलती है रियल एस्टेट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज देखने के लिए, सो उनको ऑप्शंस मिलना बहुत जरूरी है कि वेयर दे शुड बाय अ प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट मार्केट का आज का सिनारियो अगर मैं बताऊं, तो अगर आप मैं किसी से बात करता हूं तो बहुत अलग अलग फीडबैक आता है लोगों के पास से कि यार बहुत टफ चल रहा है, कोई बोलता है बढ़िया चल रहा है। अब हम सोचते हैं कि वो पॉजिटिव रहने के लिए बढ़िया बोल रहा है या सच में उसका बढ़िया चल रहा है। बट जहां तक मैं समझता हूँ, कोई भी एक इंडस्ट्री पूरी की पूरी 100% टफ सिचुएशन से नहीं जा सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स को चलाती है। मेरी नज़र में काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी रियल एस्टेट कर रहे हैं। करेक्ट। और मेरे ही सामने ऐसे डेवलपर्स हैं जो कर तो रहे बड़ा प्रोजेक्ट, बट वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं आपको यस या नो में जवाब तो नहीं देना चाहता हूँ कि हाँ रियल एस्टेट की पोजीशन खराब है या अच्छी है। इट इज़ अ वेरी डाइवर्स टॉपिक। आपको हर डेवलपर के डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा कि बाबा एक्चुअली वो क्या चल रहा है उसका। सो ओवरऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि रियल एस्टेट डेवलपर अगर उसके सारे प्लानिंग, उसके एक लैंड बाइंग से लेके डिलीवर करने तक सारे एस्पेक्ट जो है, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन्स है, जो बॉडी पार्ट्स है, वो एक साथ में इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, बट हमको पता नहीं चल रहा है। वो नेचुरली एक फंक्शन कर रहा है, तब जाके हमारी ये बॉडी सही चल रही है। इसी तरीके से रियल एस्टेट में फाइनेंस होता है, अकाउंट्स होता है, ऑपरेशंस होता है, ब्रांड नेम होता है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग होती है। ये जब चीज़ें सभी लोग एज पर प्लान चलते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम फॉर रियल एस्टेट। एंड रियल एस्टेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि अलग अलग डेवलपर जो प्लान नहीं करते हैं और उनको फिर बहुत बाद में पता चलता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 50-60 का काम 60% काम होने के बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे यार मेरा फाइनेंशियली स्ट्रगल हो रहा है। तो ये फिर वो रेट्स में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। एंड जो हमारे बायर्स है वो बहुत बार कॉस्ट को देख के उसमें फंस जाते हैं, बोल सकता हूँ मैं, या वो ये नहीं समझ पाते कि ये कॉस्ट इसलिए कम है
because the planning of the company is not right. So to conclude your question कि रियल एस्टेट मार्केट कैसा है, रियल एस्टेट मार्केट 20 साल पहले जैसा था वैसा नहीं है, बिकॉज द डिमांड वाज वेरी हाई एज कंपेयर टू सप्लाई. मैं अभी आपसे एक्चुअली यही पूछने वाली थी. आई थिंक 2014 अप्रोक्स हमने देखा कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई डिलीवर हो रहे हैं मार्केट में और डिमांड रेशियो कम है. ये मैंने 2014 से देखना स्टार्ट किया है. अभी हम 2025 में आ गए हैं. ऑलमोस्ट इज 11 ईयर स्टार्टेड. सो अभी भी क्या लग रहा है आपको, ऐसा ही है या मार्केट इज गोइंग टू चेंज? और चेंजेस का कुछ बोलते हैं ना कि चेंज होने के पहले हमें आसार दिखाई देने लगते हैं. सो आप वो देख पा रहे हैं एज अ डेवलपर, क्योंकि एज अ रियल एस्टेट एजेंसी हमने भी बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं. इन 10 सालों में लोगों को अप्रोच करने का तरीका चेंज हो चुका है और लोगों से कांटेक्ट करने का तरीका चेंज हो चुका है. जैसे आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, आई थिंक 10 ईयर्स पहले ऐसा नहीं था. डेवलपर और एक रियल एस्टेट एजेंट बैठ के बात नहीं कर रहे थे. सो बट आज का मार्केट थोड़ा अलग है. तो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसमें? डेफिनेटली आपने जो बात बताई उसमें पहले के मार्केट में और आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. वंस अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, चेंज होता है. जैसे आई कंपेयर, मैं अपने आप को कल से या परसों से मैं कैसा था उससे कंपेयर करता हूँ कि मैं आज बेटर हूँ कि नहीं. मैं वो कैसा है उसके जैसा मैं बनूँ या वो उसके जैसे मैं बनने का ट्राई करूँ, वैसा नहीं. वैसे ही हमारी ये इंडस्ट्री है कि ईच एंड एवरी कंपनी अगर ये सोचे कि वो पहले जो परफॉर्म कर रही थी आज उसको वो बेटर कैसे परफॉर्म कर सकती है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड सप्लाई का जो ऊपर नीचे हुआ है. जैसे ही सप्लाई बहुत बढ़ता है एज कंपेयर टू द डिमांड, मैं फिर से ये बोलना चाहूंगा कि डिमांड कम नहीं हुई है. ओके. डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई बहुत ज्यादा हाई हुआ है. डिमांड तो बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है. मतलब 3 बेटे हैं तो तीनों बेटे शायद अलग अलग घर खरीदना चाहते हैं और फिर और इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं. तो डिमांड कभी इंडिया में आई डोंट थिंक सो कम होगी, बट एज कंपेयर टू द सप्लाई बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है. इसलिए ये जो एक कंपटीशन हो जाता है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, डेफिनेटली हम लोग, आपने जो बताया कि हम आज जो बात कर रहे हैं कंपटीशन हाई होने की वजह से हर डेवलपर ये चाहता है, इट लुक्स अ वेरी प्रोफेशनल फील्ड ऑन स्क्रीन, बट अल्टीमेटली तो मैं भी यही बोल रहा हूँ ना क्लाइंट को कि मेरा फ्लैट ले लो, दूसरा डेवलपर भी बोल रहा है मेरा फ्लैट ले लो. हाँ, जितने भी डेवलपर्स है हर कोई बोल रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, मेरे में लो. लेकिन हाउ कि मतलब कौन ज्यादा बेटर तरीके से डिलीवर कर रहा है या जो वादा कर रहे हैं वही डिलीवर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. इसी पे एक सवाल मेरा उठ के आ रहा है आपसे. मैं आपको पिछले आई थिंक पर्सनली 6 साल से जान रही हूँ एंड फर्स्ट मुलाकात मेरी आपसे बॉयसर में हुई थी. बॉयसर में आपका एक प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, तो उसका मैं कुछ जानना चाहूंगी कि वो एक्सपीरियंस बॉयसर में, तो आई थिंक वो आपका पहला प्रोजेक्ट था. करेक्ट. तो आप उसके पहले जो काम कर चुके हैं वो विरार वसई मार्केट में कर चुके हैं. बॉयसर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट मार्केट और आज आप पालघर में भी कर रहे हैं काफी टाइम से. सो बॉयसर का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? उस डेवलपर, एज अ डेवलपर आपको क्या क्या चैलेंजेस तब फेस करने पड़े और लोगों ने भी उसमें कैसा रिस्पॉन्स किया? क्या आपको अपने आप को एज अ ब्रांड बताना पड़ा था लोगों से बार बार? कुछ मैं जानना चाहूंगी कि एक डेवलपर का माइंडसेट या डेवलपर की अपनी स्ट्रगल क्या होती है उसमें. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने. उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुंबई हो या कोई भी लोकेशन हो कंट्री में, या कोई टेक्निकलिटीज़ जो होती है, जैसे कि मेटल, सैंड, स्टील, सीमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, सिविल, ये कुछ चेंज नहीं होता है. मेजर चेंजेस जो होता है वो मार्केट में होता है. मुझे वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले मुझे वहाँ की मार्केट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है. ऑफ कोर्स मार्केट उस वक्त कैसा चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया डिमांड सप्लाई, वो एक एडिशनल बेनिफिट देता है हम लोगों को हमारे पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में. अगर सिनारियो बहुत अच्छा है, मेरा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, तो फिर तो बोलते हैं ना हम लोग कि डबल एडवांटेज से प्रोजेक्ट थ्रू एंड थ्रू निकल जाता है. अगर मैं आज का सिनारियो में अगर बॉयसर स्टार्ट करता तो मुझे कुछ और टेक्निक्स और आइडियाज, कुछ अलग मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करने पड़ते. वो बहुत बढ़िया लोकेशन था, स्टेशन के नजदीक था. आज अगर आप देखोगे कि स्टेशन के नजदीक वाले प्रोजेक्ट्स भी जो है वो उसी वक्त की अगर स्ट्रैटेजी मार्केटिंग करने की जो आइडियाज फॉलो करे
मुझे नहीं लगता है कि वो उसी तरीके से बेच पाएंगे जैसे आज से 6-8 साल पहले बिक रहा था। सो ये आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब अगर दूं, कब, कहाँ और कैसे मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ, उस पर मेरा एक्सपीरियंस पूरा डिपेंड करता है। अगर मैं मेरी गलतियों से नहीं सीखता हूँ, उसको आज मेरे नए प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बना पाऊंगा। ओके सर, बहुत ही डिटेल मिल रही है। थोड़ा सा हमने एज अ डेवलपर माइंडसेट भी जाना कि क्या एक डेवलपर एक्चुअली सोचते हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगी आपसे अभी, पालघर डिस्ट्रिक्ट में पालघर तालुका में इस समय आप काम कर रहे हैं। एक अच्छा पॉइंट, आई थिंक जो हमारा प्रोजेक्ट है अभी पालघर वाला, वो 5.5 एकड़ में आप बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड ऑलमोस्ट मैंने सुना क्या एक्चुअली में आपके प्रोजेक्ट में हमारा काम भी चल ही रहा है। सो 200 प्लस यूनिट्स आप ऑलरेडी क्लाइंट को डिलीवर भी कर चुके हैं एंड चल भी रहा है और कुछ अच्छा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप। सो जब आपने ये लैंड लिया था, आपने ये लैंड इन्वेस्टमेंट खुद किया है और फिर आप इस पे अपना खुद प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जब आपने ये लैंड लिया था तब भी आपने कुछ मार्केट सर्वे किया होगा और आज भी कुछ मार्केट सर्वे होंगे। तब में और अब में कुछ चेंजेस भी बताइए। साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी, पालघर तालुका में उसके आजू बाजू के सबसिटीज एरियाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और इसको और क्या खूबसूरत बनाने वाला है, क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, थोड़ा सा आप अपने सर्वे के हिसाब से बताइए मुझे। बिल्कुल। मेरा जो पालघर वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग ने परचेस किया था अराउंड 2016-17। ओके। और हम लोगों का एक विजन था जो थोड़ा सा चेंज हुआ बिकॉज ऑफ नेचुरल सिनेरियोज। कोविड आ गया, उसकी वजह से हम लोगों का जो नेचुरल प्लानिंग था वो चेंज हुआ। बट स्टिल हम लोगों ने ये क्या सोच के बाय किया था, वी वांटेड टू डेवलप अ रेसिडेंशियल टाउनशिप जिसमें कोई कमर्शियल ना हो। हम लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना था कॉमन पब्लिक को, अफोर्डेबल सेगमेंट वालों को, जिसमें उनको एक अफोर्डेबल घर भी मिले, नॉट वेरी मॉडर्न बट अच्छे एम्यूनिटीज मिले, जिसमें क्लब हाउस है, गार्डन एरिया है, सीनियर सिटीजन एरिया है, और ओनली रेसिडेंशियल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, नीचे कमर्शियल नहीं है। सो अगर कोई डीपली सोचे तो नीचे कमर्शियल नहीं होने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं रेसिडेंशियल वालों को। तो ये प्रोजेक्ट पूरा एक प्योरली रेसिडेंशियल रहा है। इट इज़ अ प्योरली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एंड मैं यहाँ आपको बोलूँगा कि पालघर में 5.5 एकर्स में रेसिडेंशियल ओनली प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम है। यस। सिंगल गेट एंट्री, जहाँ पे अंदर कोई रेसिडेंट का ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। करेक्ट। जब कमर्शियल आ जाता है अंदर, द एंटायर प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर नीचे कोई भी टाइप के शॉप्स आ सकते हैं। कभी कोई पान का शॉप आ सकता है, कभी कोई गैराज आ सकता है, कभी कोई बार एंड रेस्टोरेंट आ सकता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है रहने वाली पब्लिक के लिए। सो दैट इज व्हाट वी प्लान्ड जब हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। लेकिन क्या आपने नहीं सोचा कि एज पर माई एक्सपीरियंस, जब आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाते हैं और जब उसमें कमर्शियल यूज करते हैं, तो कमर्शियल में एज अ बिल्डर डेवलपर आपको तो ज्यादा फायदा था कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्योरली प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि कमर्शियल के रेट्स हाई होते हैं, एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलता है और जल्दी सोल्ड आउट भी होते हैं। साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी आपको कि क्यों आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया कि हम एक टाउनशिप डेवलप करें, वो भी पालघर जैसे लोकेशन में, क्योंकि जब आपने बताया 16-17 में आपने जब लैंड परचेज किया है, उस समय मार्केट का लाइक सप्लाई तो था ही, डिमांड ऑल ओवर कम भी था, उसी के समय के आसपास नोटबंदी एंड ऑल चीजें भी चल रही थी हमारे यहाँ। करेक्ट। तो भी आपने लैंड परचेज किया है और एक नया कुछ यूनिकनेस यहाँ पे लाने की कोशिश की। तो क्या सोच के आपने, क्या थॉट, इसके पीछे का रीजन क्या था? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड, फिर थर्ड, फिर 10th एंड आगे की पढ़ाई करता है, MBA करता है, तो एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन नेचर ये होता है कि मैं कुछ और अच्छा करूं, कुछ और अच्छा करूं, कुछ और अच्छा करूं, कुछ और अच्छा करूं। मैंने एक 2 या सिंगल विंग की बिल्डिंग से मैंने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट फील्ड में, एंड देन आज 2 विंग से 3 विंग, मतलब 50,000 स्क्वायर फुट से 1 लाख स्क्वायर फुट से लेके आज 3 से 4 लाख स्क्वायर फुट पे पहुंचना। तो ये हमारा एक मिशन होता है कि कल हम चाहेंगे कि हम 10 लाख फुट काम करें। सो हम लोगों का ये ड्रीम होता है कि जो हमने पहले डिलीवर कर चुके हैं उससे हम लोग और बेटर क्या कर सकते हैं, और बेटर क्या कर सकते हैं।
तो उसमें बेटर में हम लोगों को एज अ डेवलपर हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि वी कैन स्टार्ट रेजिडेंशियल टाउनशिप प्रोजेक्ट्स इन मल्टीपल लोकेशन, या एक ही लोकेशन में बहुत बड़ा टाउनशिप ऐसे बनाओ जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो जनरल पब्लिक के लिए। ये सारी चीजें सोच के हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट को, ये लैंड को पहले बाय किया। जब हमने ये लैंड बाय किया तो बहुत लोगों का ऐसा बोलना था कि ये कहाँ पे आप क्या ले रहे हो, क्या करोगे यहाँ पे, बट हम लोगों का विजन बहुत क्लियर था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, जो रहने वाले पब्लिक है उनको सारी सुख सुविधा पहले ही दिखा दो। सो हम लोग अभी जो बैठे हैं वो सारी चीजें हम लोग पहले ही दिखाते हैं, रोड, स्ट्रीट लाइट्स, गार्डन, ऑफिस, ये सारा चीजें रेडी करके हम लोगों ने ऐसा सोचा कि वी विल शो द थिंग फर्स्ट एंड देन टॉक टू द पब्लिक। और आई थिंक पहले के डेवलपर्स यही करते थे कि पहले बिल्डिंग बनती थी, बाद में रोड, रास्ते और स्ट्रीट लाइट बनता था। एंड बहुत सारे, एक अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो पहले दुकानें आ जाती थी और रोड पता नहीं है कि बन ही नहीं रहा है। बट नाउ टाइम द मार्केट हैज चेंज। कोई भी आज के टाइम पे अगर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो जैसे आपने भी किया है कि पहले आपने रोड को बनाया है कि पहले पब्लिक तो मेरे प्रोजेक्ट तक तो पहुंच जाए, लाइट्स बना दी है, और आई थिंक गवर्नमेंट भी सेम कर रही है। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहूंगी। यस, पालघर एज अ पालघर तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट काफी ग्रो हो रहा है। नियर फ्यूचर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स है। वो अगर आप पालघर के सब्सिडरी नियर बाय लोकेशंस है, उसमें मैं अगर बोलूँ तो फर्स्ट एक वाडवन पोर्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है जो वाडवन में बनने वाला है जी। सेकंड है एयरपोर्ट बनने की बातें है। मुझे ये पता नहीं है कि लैंड कहाँ पे फाइनल है, बट डेफिनेटली डिक्लेयर हो गया डिक्लेयर है हो चुका है कि दैट इज फोर्थ एयरपोर्ट इज कमिंग इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ एयरपोर्ट इज कमिंग इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। यस, फोर्थ मुंबई या थर्ड मुंबई बनने का प्लान चल रहा है। सारे जो मेन डिसीजन मेकर्स है हमारे स्टेट के, हमारे कंट्रीज के, उन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी ज्यादा फोर्सफुली काम चल रहा है। मुंबई दिल्ली हाईवे जो पालघर से 15-20 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, इसके अलावा थाने, भिवंडी, पालघर, इसको कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव करने के पीछे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। लोकल एरियाज में रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इसके बहुत सारे टेंडर्स निकल रहे हैं और बहुत सारा काम स्टार्ट हो चुका है। तो और मैं आपको बताऊं तो टेक्सटाइल पार्क के बारे में बातचीत चल रहा है कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून इंडिया के जो 1000 एकर्स में टेक्सटाइल पार्क विद इन 10 to 15 मिनट्स ऑफ पालघर टेक्सटाइल पार्क लाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें की डेवलपमेंट जो हो रही है, उससे मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इफ यू आर कंपेयरिंग पालघर टू एनी अदर लोकेशन इन महाराष्ट्र और इंडिया, इतना जो फास्ट डेवलपमेंट पालघर में अभी नेक्स्ट 5 years में जो होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कहीं और होने वाला है। ओके। एंड इसके अंदर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली वाडवन पोर्ट के बारे में थोड़ा डेप्थ में बताना चाहूंगा। वाडवन पोर्ट जो कि धानु में आता है सर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग जो भी पालघर तालुका में बैठे हैं, धानु यहाँ से सिर्फ आई थिंक 45 किलोमीटर्स के अराउंड में ये पोर्ट आ रहा है। सर प्लीज थोड़ा सा बताइए। वाडवन पोर्ट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों वाडवन जो लोकेशन है फॉर पोर्ट ये सिलेक्ट किया गया है। वाडवन का जो डेप्थ है वो इंटरनेशनल शिपिंग एंड इंटरनेशनल कार्गोज के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा चेक्स करके, बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे वो आ सकता है। ये एक रैंडम डिसीजन तो ऑफ कोर्स नहीं है। बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स करेक्ट होने के बाद हम लोगों ने जो अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे वो पोर्ट आएगा। और ये जो पोर्ट बन रहा है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली अराउंड 70 to 80,000 करोड़ उस पर स्पेंड होने वाले उस पोर्ट को वहाँ पे फंक्शनिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ये पूरे के पूरे जो लोकेशन है, इसका बेनिफिट पूरा जो पालघर के सराउंडिंग एरियाज को उसका इतना बेनिफिट होने वाला है कि फर्स्ट सबसे पहले वहाँ पे लगभग 12 से 15 लाख जॉब क्रिएशन होने वाला है। सो आप सोचिए कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो पब्लिक है वो ये समझे, जॉब क्रिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कोई भी लोकेशन को डेवलप होने के लिए, भले वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कोई भी लोकेशन हो, रोटी सबको चाहिए। रोटी कपड़ा मकान जैसे हम लोग बताते हैं कि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
तो जॉब क्रिएशन जहाँ पे होता है, नंबर वन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई पोर्ट में काम करने वाला हो, ब्लू कॉलर लेबर हो, या कोई टेक्निकल टीम हो, ऑफिसर लेवल हो, अदर लेवल्स के लोग हो जो पूरे उस पोर्ट को फंक्शन करने के लिए काम करे, वो डेफिनेटली नियर बाय एरिया में रहना चाहेंगे। एंड और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर लोकेशन में पहले पब्लिक आती है, फिर वहां पे डेवलपमेंट होता है। पहले ही डेवलप करके रखे और उसके बाद पब्लिक आना, ये कहीं होता नहीं है। क्योंकि मैं सुनता हूँ लोग बोलते हैं कि पालघर डेवलप नहीं है, पालघर डेवलप नहीं है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि पालघर अब डेवलप हो रहा है, तो आप डेवलप होने के पहले ही यहाँ पे आ जाइए और उस एक पीरियड के एडवांटेज ले ले कि आप एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज नाम का एक चीज होता है, जिसमें आप अगर डिसीजन मेकिंग में आपने टाइम पे ले लिया तो वो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार अभी डेवलप हो तो जाए, बाद में हम देखेंगे। हाँ, लेकिन वो फिर पीरियड देरी भी हो जाती है उन लोगों के लिए, क्योंकि आफ्टर डेवलपमेंट फिर आप लोगे तो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट कैसे होगा, ये भी एक चीज है। आपने वो भी एक डायलॉग सुना होगा कि रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जितना मिनिमम रिस्क होगा उतना आपको मिनिमम फायदा होगा। बिल्कुल। यहाँ पे तो मैं रिस्क बोल ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे तो कैलकुलेटेड रिस्क है। कैलकुलेटेड रिस्क। मुकेश शेट्टी बोल रहे हैं इसीलिए कि कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट। इन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया कहाँ पे क्या बनने वाला है या कब बनने वाला है। उसके बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सो रिस्क तो कैलकुलेटेड रिस्क एंड जस्ट एक ब्लाइंड किसी ने बोल लिया, इसके रिस्क लेने में काफी फर्क है। सेकेंडली, यहाँ पे पोर्ट के आने से एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल इंपोर्ट एंड विद इन द कंट्री जो भी चीजें को सप्लाई करना है उसमें काफी फायदा होने वाला है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीजों में बहुत फर्क पड़ने वाला है। लॉजिस्टिक्स मतलब जो वेयर हाउसेज काफी बनने वाले हैं। वेयर हाउसेज मतलब जो नियर बाय लोकेशन में वेयर हाउसेज बहुत सारे सेटअप होने वाले हैं। अगेन उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लैंड की प्राइस का ग्रोथ होगा, पालघर को उसका फायदा होगा, एज अ पालघर लोकेशन को उसका फायदा होगा। पालघर का महाराष्ट्र के साथ, मुंबई के साथ और पूरे इंडिया के साथ पूरा जो इस वक्त का रिलेशनशिप है, कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा वाडवन पोर्ट की वजह से। जैसे मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए, यही एक कारण था कि मैं, बहुत लोग बाहर बोल रहे वाडवन पोर्ट, वाडवन पोर्ट, वाडवन पोर्ट, बट हम लोग जब तक ये एक मैसेज पास ऑन नहीं करेंगे कि वाई वाडवन पोर्ट का मतलब क्या, उससे क्या होने वाला है, एंड ए कॉमन मैन को शायद इस बारे में डिटेल में नहीं पता होगा। दैट इज द रीजन हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डीप में डिस्कस करें। एग्जैक्टली। और शायद उनको ये भी लगता है, व्यूअर्स को या जिनको नहीं नॉलेज है, उनको ये रहेगा कि मेरे को तो एक घर लेना है, उससे मेरा वाडवन पोर्ट का मेरा क्या लेना देना या मेरा क्या फायदा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब फायदा होगा तभी आपका फायदा होगा। अगर पहले उनका फायदा नहीं होगा तो आपका फायदा वैसे भी नहीं होने वाला। इफ लाइक जैसे आपने बोला कि पहले पब्लिक आती है देन डेवलपमेंट होता है, तो ऑलरेडी जो आपने बोला 12 से 15 लाख एम्प्लॉयमेंट्स, तो 12 लाख एम्प्लॉयमेंट्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है। दैट इज ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो आई थिंक हम लोग अभी उसको आंकड़े नहीं लगा सकते अंदाजा, क्योंकि जब इतने लोग वहां पे जॉब करने आएंगे, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, उनको खाने पीने के लिए भी चाहिए, फिर उसी के हिसाब से उतने सारे रेस्टोरेंट, होटल्स, बाकी सारी भी सुविधाएं वहां पे चालू होंगी। दैट इज वाई आई थिंक बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, जो भी हमारे लाइफस्टाइल के ब्रांड्स हैं, तो उनको ये अंदाजा पहले से होता है। तो आप देखिए कि पालघर में इस समय जहाँ कुछ नहीं था अभी 1-2 साल पहले तक, अभी सारे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं और जोरदार से एंट्री कर रहे हैं। बोईसर में तो खोल ही रहे हैं, पालघर के अंदर भी खोल रहे हैं। तो आई थिंक विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 12 किलोमीटर्स एवरी ब्रांड इज कमिंग। चाहे वो मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड हो, लाइफस्टाइल ब्रांड हो, फूडी ब्रांड हो, और अभी मैंने लेटेस्ट में सुना कि डीमार्ट ने भी अभी पालघर में जगह फाइनल कर लिया है। तो इस बिकॉज ऑफ कि उनको भी पता है कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बहुत बढ़ने वाला है। तो आप, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक बताया, अर्ली मूवर, हाँ, फर्स्ट मूवर। अर्ली मूवर का मतलब है कि आपको लग रहा है कि अब बढ़ने वाला है, तब आप डिसीजन ले लो जी, ना कि बढ़ने के बाद। तो डेफिनेटली आपने जो ये बताया, ये इसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है कि ये जो सारे ब्रांड्स क्यों पहले आ गए हैं। क्या उसका मुंबई जितना पॉपुलेशन है? बिल्कुल नहीं। पालघर का
बट उनको पता है कि यहाँ पे जब डेवलपमेंट हो जाएगा उस वक्त हमको जो ये प्रॉपर्टी जिस कॉस्ट पे मिलने वाली है या जिस तरीके से मिलने वाली है और आज में जमीन आसमान का फर्क होगा। सो उन्होंने दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम। टेक्निकली उनकी टीम जो है पूरी इंडिया में घूमती रहती है और उसमें वो डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे आप चले जाओ, अभी चले जाओ, बाद में आपको ये चीज़ें बहुत महंगी मिलेगी, दूसरे अलग टर्म्स एंड कंडीशन में मिलेगी। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि ये वाडवन पोर्ट का जो बेनिफिट्स है उसमें इन्होंने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि भाई अभी टाइम आ गया है, आप कूद लो, एडवांटेज ले लो। और इंडिया में इतना बड़ा डेप्थ पोर्ट कहीं है भी नहीं था। वही हमारे, वी आर लकी आई थिंक सो, कि ये हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक भगवान का बोलिए वरदान आ गया कि ये हमारे लोकेशन से बहुत ही नजदीक में आ गया। और पूरा इंडिया का एक ऐसा है कि जो सबसे लार्जेस्ट डेप्थ पोर्ट है और इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 10 के अंदर वो आता है। सर, जाना आपसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स और इंसाइट्स के बारे में। अब हमारे जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस आके हमारे क्लाइंट्स भी बनते हैं और मैं पहले तो अपने ऑडियंस को बहुत ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा सारा ही वीडियोस बहुत ही अच्छे से देखते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। बहुत लोग मुझे पर्सनली कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और तो सर, मैं जानना चाहूँगी मेरे ऑडियंस की तरफ से कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एक बायर को या सेलर को हमेशा करते आ रहे हैं वो लोग और उनको नहीं करनी चाहिए, उसको अवॉइड करनी चाहिए रियल एस्टेट में, खास करके प्रॉपर्टी लेते वक्त। बायर हो गया और सेलर जो अपना प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं आपके एक्सपीरियंस के अनुसार? मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एक फ्लैट परचेस करने का अगर कोई डिसीजन लेता है कि मुझे आज एक फ्लैट खरीदना है, मैं दोनों चीज़ें बताना चाहूँगा कि पहले तो उन्होंने क्या सोचना चाहिए और दूसरा उन्होंने सोचने के बाद क्या मिस्टेक्स करते हैं। पहले तो उन्होंने एक लोकेशन फाइनल करना चाहिए कि मुझे लोकेशन कहाँ लेना है, या मुझे वसई विरार में लेना है, भाईंदर मीरा रोड में लेना है, पालघर में लेना है। उन्होंने वो लोकेशन फाइनल करना चाहिए सबसे पहले। या तो उन्होंने बजट के बारे में सोचना चाहिए कि भाई मेरा बजट इतना ही है, अब जहां भी मुझे मिले वहां मैं चला जाऊंगा। बिकॉज एक रियल एस्टेट बाय करने के दो पर्पस हो सकते हैं कि या आपके पास इन्वेस्टमेंट का पर्पस है या तो आपको खुद को रहना है। ये दो ही ऑप्शन, मतलब कोई सेकेंड होम के लिए लेता है, कोई खुद के रहने के लिए लेता है, या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए लेता है जो एक 4-5 साल में चाहता है कि उसका प्राइस बढ़ जाए। ये हो गए उसके रीजंस कि वो क्यों लेना चाहता है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये पब्लिक ये करती है, ये सारे चीजों के क्वेश्चंस के, ये सारे सवालों के जवाब आने के पहले ही वो एक सर्च करने निकल जाते हैं, फिर उनको मार्केट से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो उनके घर पे बैठ के इतना बड़ा लाइफ का जो उनका डिसीजन है, लाखों का कभी कभी करोड़ों का डिसीजन है, इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले अगर एक फैमिली के साथ में, जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे ही अगर वो डिस्कस कर ले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, उसको क्लियर करके एक पेपर पे उतार ले और उस हिसाब से अगर ढूंढने निकले मार्केट में, तो मुझे लगता है कि बहुत ही उनका काम इजी हो जाता है। सेकंड, ये पहला मिस्टेक हो गया कि प्लानिंग नहीं करते पहले ये सारी चीजों के बारे में। दूसरा, प्लानिंग करने के बाद भी लोकेशन के साथ और भी डेप्थ लोकेशन होता है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट, वेस्ट में कहाँ, मुझे नजदीक में क्या चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुझे मेन रोड चाहिए। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस और लोगों ने बोला कि मुझे मेन रोड नहीं चाहिए, मुझे ग्रीनरी चाहिए। सही बात। पहले वो सारी चीजों को लेके क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ईस्ट वेस्ट, जैसे कि हमारा पूरा ये जो वेस्टर्न लाइन है, मुंबई टू गुजरात, उसमें ईस्ट एंड वेस्ट में काफी फर्क है, तो ये डिसाइड कर ले। अदर मिस्टेक्स, डेवलपर बैकग्राउंड नहीं चेक किया, उनको एक रैंडम, बस वो फॉर एग्जांपल अगर पालघर स्टेशन उतरे हैं और उनको कोई मिल गया तो बस उसके साथ में प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट कर लिया। बिल्डर बैकग्राउंड चेक, जिनके साथ घूम रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक। आपने आपके काफी वीडियोस में मैंने आपका देखा हुआ है वीडियोस, उसमें आपने बोला है कि रेरा नंबर चेक करना चाहिए जिनके साथ वो घूम रहे हैं। सभी को पैसा कमाना होता है, बिल्कुल, बट हम पैसा न गवाए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। कोई भी अगर आपके साथ कोई घूम रहे हैं, एजेंट्स है या कोई है,
नॉलेज तो आजकल हम लोग उसको पॉप एंड मॉम ब्रोकर्स बोल रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे ये फ्लैट दिखाने का काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, जी। बट कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतनी डिटेल में नॉलेज है और वो एक सही आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर पाए। नॉर्मली एक 2 से 3 पे शॉर्टलिस्ट कर लेना चाहिए लोगों ने कि बाबा ये 1 या 2 प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे ये सारे रिक्वायरमेंट में फुलफिल कर रहा है। लीगल होता है, रेरा को स्टडी करने आना चाहिए जो नॉर्मल पब्लिक है उनको। और घर से निकलने के पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका ओन कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके पास पैसे कितने हैं और आपका लोन कितना होने वाला है। लेकिन सर इसमें मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो मैं भी देख रही हूँ आज मार्केट में, सो काफी क्लाइंट मेरे ख्याल से कंफ्यूज इसलिए भी है कि उसके कारण भी हम ही लोगों में से कुछ लोग हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग ऐड चला रहे हैं और ऐड में वो ये भी बोल रहे हैं कि 100% डाउन, मतलब आपको 0 डाउन पेमेंट देना है, 100% लोन हो जाएगा। एक ये वाला भी कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में। दूसरा ये भी चल रहा है कि अगर मैं सही बात है कि क्लाइंट जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेज लेके नहीं आ रहे हैं या डिसाइड करके नहीं आ रहे हैं, वो 1-2 लोगों से बात कर ले रहे हैं या ऐड देख के बात कर ले रहे हैं और उनको मिसगाइड भी किया जाता है। तो बिल्कुल। उस चीजों से वो कैसे बचे या वो कैसे उसको फाइंड आउट करे, कैसे उसको सर्वे करे, थोड़ा सा उसके बारे में अगर कुछ आप बता पाए तो। बिल्कुल, जहाँ पे आपका एक अमाउंट इन्वॉल्व होता है, पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे आपका इमोशनल क्वोशंट जो है, आप इमोशनली बहुत लो हो जाना चाहिए। आपने इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि बहुत कॉमन 2-4 डायलॉग्स है, अरे मैं हूं ना, मैं हूं ना, वो बाद में पता चलता है कि उनका बोलने का मतलब क्या है। मैं हूं ना, आप मत डरिए। अरे भाई आपने पैसे दे दिए, रजिस्ट्रेशन कर लिया, बैंक ने पैसे दे दिए बिल्डर को, अब क्या मैं हूं ना और क्या कोई क्या कर लेगा। और सही बात है, मैं हूं ना मतलब कि ये कोई आज तो फैमिली तो है नहीं, आप फिर भी वो आपके लिए अननोन ही है, तो आप उन पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। और 100% जो मुझे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि आपका 1% डाउन पेमेंट का भी कॉन्सेप्ट चलता है कि 1% डाउन पेमेंट दीजिए। इफ यू मतलब 1% मतलब इट्स वेरी लो एक्चुअली, कि 20 लाख की प्रॉपर्टी है और उसका 1% कुछ भी नहीं होता सर कॉन्ट्रीब्यूशन में उसके लिए। तो इस टाइप पे कस्टमर आपका अपने आप को कैसे सेव करे, कैसे सिक्योर करे, या कैसे वो जाने कि भैया ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सही भी है या नहीं है, या डेवलपर क्यों विदाउट एनी टेकिंग सम ऑफ अमाउंट टू क्लाइंट डायरेक्ट उनको पूरा 100% लोन करवा के देने को भी रेडी हो जा रहे हैं। देखिए, जो भी फ्लैट लेना चाहता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरा सबसे पहले कम से कम अमाउंट लगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डेवलपर ये चाहता है कि आपका थोड़ा ज्यादा पैसा लगे क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। जो जैसे 1% बोलते हैं, 20-25 लाख के फ्लैट में अगर आपका डाउन पेमेंट 20,000 इट इज 1% है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 20,000। करेक्ट। एक कॉमन किसी को भी आप पूछ लो तो उसका कितना इन्वॉल्वमेंट उसमें, कितना सीरियस हो सकता है उसमें। वो अगर एक से भले वो फ्लैट 25 लाख का हो, लेकिन वहां पे अगर वो 1.5 से 2 लाख उनके अगर कंट्रीब्यूशन हो जाता है, देन डेवलपर, बैंक एंड खुद तीनों जो है वो ऐसा सोचते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है फाइनेंशियली। भले वो कितने भी अमाउंट का फ्लैट है, बट मेरा तो 1.5 लाख लगा हुआ है। अब मुझे बैंक का डिसबर्समेंट आने तक, फ्लैट मिलने तक मुझे सीरियस रहना पड़ेगा इसमें। सो सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए डेवलपर हो या क्लाइंट हो, दोनों ने ये सोचना चाहिए कि मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के पीछे ना भागूं ज्यादा, एंड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मैं खुद का भी करूं, बिकॉज मार्केट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करके डेवलपर हाँ बोल के पूरा प्रोजेक्ट को बना के देने वालों का प्रोपोर्शन बहुत कम है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्लाइंट ने बहुत मिनिमम सारे के सारे फ्लैट्स मिनिमम डाउन पेमेंट पे अगर बिक चुके हैं जी, उसके बाद डेवलपर उसको पूरा का, देखो सिर्फ बुक करना सब कुछ नहीं होता है। सही बात है, आपको लॉक एंड की मिलना चाहिए साथ। बराबर, मेरे नाम पे रजिस्टर हो गया तो भी मेरा फ्लैट है नहीं वो, जब तक मेरे पास में उसका चाबी नहीं आ जाती। सो होम बाइंग इज अ प्रोसेस। आपके वो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है टोकन। क्लाइंट टोकन को कभी कभार वो समझ लेते कि मैंने फ्लैट ले लिया, इवन 10% पेमेंट करने के बाद भी वो उसके 100% मालिक नहीं है, 90% तो बैंक ओनर है। सही बात है, 90% बैंक ओनर है। तो ये सारी, जैसे आपने पूछा कॉमन मिस्टेक्स में, ये बहुत बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स है
कि भाई मेरा 11,000 में कर दो, 21,000 में कर दो। ये बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम डाउन पेमेंट में कर दो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सारे व्यूअर्स को कि इस चीज से आप थोड़ा परहेज करिए कि ऐसा आप इस कंडीशन को लेके आप मार्केट में मत उतरिए। और दूसरा, आप ऐसा अगर सोचोगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एटलीस्ट क्लाइंट के भी, और अगर उनको कोई डेवलपर सही मिल भी जाते हैं मेरे ख्याल से, तो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में एनपी केसेस ज्यादा निकलते हैं। एनपी केसेस मैं बताना चाहती हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि एनपी केसेस मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी आपकी फिर बैंक में जब्त हो जाती है। सो वो रीजन भी ये होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ना ज्यादा करके जो बायर्स होते हैं वो एक्चुअली इमोशनल डिसीजन ही लेके मार्केट में उतरते हैं। इमोशंस होना चाहिए लेकिन डिसीजन प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो डिसीजन जो है इमोशनल ले लेते हैं। उनको ये लगता है कि चलो मेरा एक घर हो जा रहा है और मुझे अभी तो 20,000 ही देना है या 50,000 ही देना है। डेवलपर रजिस्ट्रेशन का पेमेंट भी अपने पास से डाल के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उनको बैंक से पेमेंट भी आ जाता है। बट व्हेन आई थिंक उनके ऊपर बर्डन तब फील होता है उनको जब उनको हर महीने की ईएमआई भरनी होती है। अगर उनका ओन कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होगा तो उनको ईएमआई में भी फर्क आएगा और एक संतुष्टि भी रहेगी और उसको प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो अपना लोन भी रीपे कर सके और अपने घर को फ्री होल्ड कर सके। ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और बहुत सारी आजू बाजू में से प्रोजेक्ट्स भी देखे जो एनपी में जा चुके हैं, या डेवलपर को इवन बैंक भी फंडिंग नहीं करते क्योंकि ज्यादा एनपी केसेस वहीं निकलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला। शॉर्ट में मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इमोशंस का फायदा लेके ही बहुत सारे लोग क्लाइंट्स को कहीं गलत प्रोजेक्ट्स में फंसा देते हैं। उनके अमाउंट मतलब थोड़ी सी अमाउंट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, भले फ्लैट, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्लैट कितने का भी हो उसके 50,000 भी लग गए ना तो वो पुअर क्लाइंट जो है वो अटक गया है। उसकी वो अमाउंट निकालने में कहीं कभी कभार बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उसको। तब वो ये नहीं सोचते कि यार उनको ऐसा लगता है कि मैं 20 लाख के सामने 50,000 ही तो दे रहा हूँ। बट आपने अगर डिसीजन सही नहीं लिया है तो आपके लिए तो 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। जब रिफंड लेने की बात आती है बिकॉज ऑफ लोन नहीं हो रहा है तो वैल्यूएशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। मेरे काफी एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके हैं कि जब आप 20 लाख का फ्लैट बेच के 20, 21, 22,000, 25,000 डाउन पेमेंट लेते हो तो लोन की रिक्वायरमेंट हो जाती है 19,75,000। करेक्ट। उसी जगह पे अगर कोई 2 लाख पेमेंट करता है 10%, तो रिक्वायरमेंट 10% पेमेंट करता है तो रिक्वायरमेंट है 18 लाख। उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पूरा डील थ्रू हो जाने का। वैल्यूएशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं कि अरे यार इस फ्लैट की इतनी वैल्यू ही नहीं है तो हम इतना लोन कैसा दे। सही बात है। फिर पूरा आपको रिवर्स आना पड़ता है, फिर डेवलपर के पास से फिर से अमाउंट रिटर्न लेने की बारी आती है। फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको भी सुनने मिले होंगे कि यार मैं वहां पे फंसा हूँ, अटका हूँ। तो थोड़ी सी हमारे जो व्यूअर्स है, होम बायर्स है, उनको शायद ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है, बट ये क्या बोलते हैं ना, उसको कड़ी भी सच्चाई ये है कि आप पहले ही बहुत सारा रिसर्च ठीक से कर लो। आपके बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही है तो आप उसको बहुत इजीली ऐसा मत दे दो। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी स्टार्टिंग में पछता लीजिए। 20-25 हजार रुपए अगर आपके पास है तो आप घर लेने को मत निकलिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका अपने पास से 10% तो होना ही चाहिए। अगर 10% है तो आप होम बाइंग के लिए निकलिए, नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले जमा कर लीजिए, खुद के फंड्स को जमा कर लीजिए, फिर प्रॉपर्टी बाय करने का डिसीजन लीजिए। सर, इमोशन से एक सवाल आ गया है मेरे मन में। आपके यहाँ पे क्लाइंट्स के नीड्स को और इमोशंस को दोनों को ही कैसे टैकल किया जाता है? क्या उसी तरीके से जैसे बहुत सारे डेवलपर्स के यहाँ पे होता है, या ये माइंडसेट होता है अभी कस्टमर आया है उसको अटका दो, बस इसको बेच दो, या कुछ एथिक्स आप लोग अपने साइट्स पे, अपने बिजनेस पे लेके चलते हैं, आपकी टीम लेके चलती है, या बेसिकली आपने कुछ ऐसा एक पॉइंट रखा होगा कि नहीं, अगर ये कैटेगरी में अगर क्लाइंट हमारे साथ आ रहे हैं तो हम इनको बेचेंगे, या फिर कोई भी आ रहा है तो बस उसको बेच दो, बाद में देखा जाएगा, मेरा काम निकल रहा है? बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि रियल एस्टेट में जो लॉन्ग टर्म विजन रखता है, जो दूर की सोचता है, वो इस तरीके से नहीं सोच पाता है कि अब इसको मैं कैसे, हम लोग पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी जरूरत क्या है, उसका बजट क्या है, क्या वो यहीं का क्लाइंट है कि नहीं। और कुछ मैंने बताया कि क्लाइंट्स गलती तो करते ही है, बट स्मार्ट भी इतने होते हैं कि हम कितना भी कुछ भी बोले वो बहुत जल्दी एक रॉन्ग डिसीजन लेने के पहले
सारी बातें जो हमारे सेल्स टीम या हम बताते हैं उसको ठीक तरीके से समझने वाली पब्लिक भी काफी है। हमारा एथिक्स जो है, या इन जनरल मैं आपको बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट में जो भी एथिक्स फॉलो, सबके अलग अलग एथिक्स होते हैं अपने अपने। अपना माल बेच दो कैसे भी करके, ये भी किसी किसी के एथिक्स का पार्टी है। यस ऑफ कोर्स, कि वो अभी पहले तो ले ही लेगा, बाद में समझ लेगा ठीक है कि नहीं, और भाई अब ठीक है, हम लोगों का हमारा पैसा तो आ गया ना। यस, अब क्लाइंट्स को एट द एंड ऑफ द डे, क्लाइंट को अगर ये लगता है कि उसने जो इन द प्रोसेस 10% में भी लोग फ्लैट लेते हैं, 50% हुआ होता है तभी भी लेते हैं, 90% में भी लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है उसके डिसीजन से और हमने एक ऐसी चीज को डिलीवर किया है तो एवरीथिंग इज ओके फॉर अस। क्योंकि वन, कितना भी हो, एक ट्रस्ट फैक्टर का 20% उनको रखना ही पड़ता है हम पे, कि वो कितना भी रिसर्च कर ले, कितना भी कोई भी कुछ भी बोले, रेरा नंबर देख ले, कुछ भी करे, ट्रस्ट फैक्टर होता ही है। वो जो इमोशंस जो वर्ड है, वो रियल एस्टेट में आपका फर्स्ट होम है या सेकंड होम हो, जैसे मैंने बताया आपको, इमोशंस फैक्टर आप निकाल लो, क्योंकि जो पैसा है वो भी तो आपने बहुत मेहनत करके कमाया हुआ है, तो उस पैसे में भी इमोशन है। बिल्कुल। तो वो पैसे भी जब वो लगा रहे हैं तो हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं, और आई होप कि सारे डेवलपर्स ये ध्यान रखें कि वो उनके बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। और इस मेंटालिटी से तो डेफिनेटली किसी ने नहीं चलना चाहिए मार्केट में कि भाई चलो आ गया तो इसको पहले ले लो, तुरंत ही उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या लॉन्ग टर्म में उनको उसका नेगेटिव फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। कैसा है कि मैंने देखा है एक्चुअली, मैं एज अ मेरे फर्म की कम्युनिटी की बात करूँ, चाहे वो रियल एस्टेट एज ए एजेंट हो, या मैंने ऐसे कई डेवलपर्स को भी देखा है जिन्हें शायद खुद पता होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में, या एक एजेंट्स को भी पता होता है कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, या उनका मार्केट में एक नाम क्या है। बट यू नो, हर दिन मार्केट में नए क्लाइंट्स हैं, और कहीं ना कहीं ये सर्वे का ही पार्ट है क्लाइंट का। अगर क्लाइंट पहले से सर्वे करके ही मार्केट में आए तो शायद ये वाला प्रॉब्लम उनको फेस ही ना करना पड़े। जिनका मार्केट में लॉन्ग टाइम विजन क्या है, उनकी डिलीवरी क्या है, वो कितने साल से लेगेसी लेके बैठे हैं मार्केट में, एज अ डेवलपर हो या एजेंट, दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पालघर में मैं बहुत ऐसे डेवलपर्स को जानती हूँ जो अपने वर्ड्स के बहुत पक्के हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैं जानती हूँ, मैं जैसे आप भी बैठे मेरे सामने, और वन ऑफ द रीजन बिकॉज कि मैं आपके साथ में ये पॉडकास्ट करना चाह रही हूँ, बिकॉज यही एक रीजन है कि मैं आपको मेरे चैनल पे बुलाया, क्योंकि हमें भी देखना पड़ता है कि कौन है मार्केट में वैसे जिनको मैं फेस ला रही हूँ अगर मैं, तो वो उस एथिक्स को लेके चलते हैं। वैसे बहुत डेवलपर्स है और बहुत नहीं भी हैं, प्रमोट हम भी नहीं करते, लेकिन क्लाइंट तो क्लाइंट है सर, वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे सस्ते में और अच्छी चीज मिल जाए, बट ये कॉम्बिनेशन जल्दी नहीं होता है सर कि सस्ता भी रहे और अच्छा भी रहे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, बट हर चीज की एक कीमत होती है। मेन रोड की एक वैल्यू होती है, इंटरनल रोड की एक वैल्यू होती है, और बहुत ज्यादा इंटरनल होगा तो उसकी एक लैंड वैल्यू होती है। एक छोटा सा टेक्निकल नॉलेज में क्लाइंट को ये देना चाहूंगा कि एक फ्लैट 1 BHK का 30 लाख का और एक 20 लाख का है, इसका मतलब 10 लाख एक्स्ट्रा बिल्डर या डेवलपर कमा रहा है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। हमारा जो जमीन का कॉस्ट, लैंड का कॉस्ट दोनों लोकेशन पे अलग अलग होता है, ये मैटर करता है, और इसका बेनिफिट क्लाइंट को भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अगर वो डेली रूटीन में अगर वो देखना चाहे तो मेन रोड पे अगर कोई घर लेता है, इंटरनल रोड पे कोई रहता है, तो उसके रोज के रोज जो उसके ट्रैवलिंग में और आने जाने में, रिक्शा, बस, ये वो, उसमें जो खर्चा होता है, उसकी वजह से उसके कॉस्ट का वो डिफरेंस आता है। सर मैं जानना चाहती हूँ आपसे, फ्यूचर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पालघर में बायर्स के लिए क्या होने वाला है? क्या लग रहा है कि क्या उनको बेनिफिट हो सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, क्यों? बिल्कुल, किसी भी एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग लोकेशन में आप अगर घर लेने का प्लान करते हो तो वो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। आपको एक फ्यूचर को विजुअलाइज करना पड़ता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है कि मैंने जो सोच के ले रहा हूँ घर, वो सही होना चाहिए। फ्यूचर बेनिफिट, जैसे हमने आपकी पॉडकास्ट में बताया कि फ्यूचर के क्या क्या डेवलपमेंट्स पालघर में होने वाले हैं और क्या क्या नई नई चीजें आने वाली है, एयरपोर्ट से लेके पोर्ट से लेके सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, एक एक पैसा जो क्लाइंट का लग रहा है उसमें उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। सेकंड, फ्यूचर में इतनी सारे चेंजेस आएंगे, लाइक आपको 2 साल के बाद का
मैं पिछले 3 साल का पालघर ऑलरेडी कंपेयर कर रहा हूँ आज के पालघर से, तो इट इज डिफरेंट। लास्ट 6 साल का और आज का अगर मैं कंपेयर करूँ पालघर, वो अलग है। लास्ट 10 साल का और आज का पालघर देखूँ तो वो अलग है। तो ऐसा कोई रीजन मुझे दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट 10 और रीजन बढ़ चुके हैं मुझे पॉजिटिवली सोचने के लिए कि आज के और आज से 3 साल बाद, 6 साल बाद और 10 साल बाद या 5 साल बाद का पालघर में बहुत बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इसमें कोई अंदाजा लगाने वाली बात नहीं है। यस, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन सबका रहेगा और हम इस पॉडकास्ट के जरिए हेल्प कर रहे हैं, ना कि सिर्फ आप न्यूज पे पढ़ रहे हो, उसमें फर्क होता है। और एक लोकल, आप यहाँ पे काम करो, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ जिसको बोलते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे जो काम कर रहा है उनके मुंह से सुनने में काफी फर्क पड़ जाता है। तो डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट है फॉर एन इन्वेस्टर, फॉर एन एंड यूजर, या सेकेंड होम आप बोलिए, सारी चीजों में बहुत सारा बेनिफिट है क्लाइंट्स के लिए। तो सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं या इन्वेस्टर की बात करूं, तो डेवलपमेंट ऐसा तो नहीं है सिर्फ पालघर में हो रहा है। अगर ऑल ओवर महाराष्ट्र की भी हम बात कर ले तो महाराष्ट्र में कई ऐसी जगहें हैं जहां ऑलरेडी डेवलपमेंट लेटेस्ट में हुआ है, अभी भी हो रहा है, लाइक नवी मुंबई वगैरह है, पूना है, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, और पालघर भी हो ही रहा है। तो आपके हिसाब से क्लाइंट्स को, बायर्स को, हमारे व्यूअर्स को क्यों पालघर ज्यादा मतलब दिमाग में रखना चाहिए या पालघर में आके ट्राई करना चाहिए? वाई ओनली पालघर? ये मैं आपके नजरिए से जानना चाहती हूँ। ओके, वाई पालघर, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। जैसे आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग इस पॉडकास्ट में पालघर के बारे में, एग्जैक्टली पालघर तालुका है उसके नियर बाय एरिया के बारे में जानने का ट्राई करेंगे। तो वाई पालघर मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक फाइनेंशियल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचने जाए क्लाइंट को, एक मैं अमाउंट पकड़ता हूँ 20 lakhs या 30 lakhs। 30 lakhs में रियल एस्टेट, 20 lakhs में रियल एस्टेट में एंट्री आपको कहाँ मिलेगी? पुणे में मिल सकती है। मैं चाहूंगा ये क्लाइंट, जो भी व्यूअर्स है, वो अपने आप को ये पूछे, नियर बाय पालघर के नजदीक में जो भी एरियाज है, क्या वहां पे मिलेगा रियल एस्टेट में एंट्री? आपको कोई एक स्क्वायर फुट नहीं खरीदना है, आपको मिनिमम 200, 250, 300 स्क्वायर फुट खरीदना है। करेक्ट। अगर एक इन्वेस्टर सोचे कि उसको 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो पालघर में 5 फ्लैट खरीद सकता है। एंड फॉर एग्जांपल बोरीवली में वो 1 फ्लैट खरीदेगा। आई थिंक 1 करोड़ में भी नहीं आएगा, मे बी हाँ, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास वो फ्लैट खरीदेगा। एग्जैक्टली। बट कल अगर उसको लिक्विडिटी की जरूरत है, जहां पे उसने 1 यूनिट लेके रखा हुआ है, एंड एज कम्पेयर टू 5 यूनिट्स, उसी के मुकाबले अगर आप 5, तो आप एटलीस्ट 20 लाख की आपको जरूरत है, तो आप 1 यूनिट को सेल करके आप वो लिक्विडेट कर सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर एन इन्वेस्टर। सेकेंड, अगर आप एक रहने वालों की बात करो, हम लोग बहुत सारे रीजंस और बेनिफिट्स बता चुके हैं ऑलरेडी कि रहने वालों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। रहने वाले के लिए तो पालघर इसलिए लेना चाहिए, नंबर 1, बजट कंस्ट्रेंट जिसका है। मेजर पब्लिक मुंबई से आता है पालघर में इसलिए क्योंकि उनको मुंबई में अफोर्डेबल नहीं है। हाँ। अफोर्डेबल हाउसिंग काफी सारे हैं। पालघर में ही 40 lakhs का 1 BHK भी है एंड पालघर में 20 lakhs का भी है। द डिफरेंस इज 40 lakhs वाला 1 BHK एक लाइफस्टाइल परचेस करता है और वो इस बारे में कभी नहीं बात करता है, करे यार मैं इससे अच्छा वहां ले लूं, मैं इससे अच्छा वहां क्यों ना ले लूं। सही बात है। ऐसा सबके लिए सही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लोकेशन प्रिफर करते हैं कि विरार क्यों नहीं, वसई क्यों नहीं, बोरीवली क्यों नहीं, मीरा रोड क्यों नहीं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पालघर में ही रहना चाहते हैं। उनका बोईसर MIDC में जॉब हो सकता है, पालघर बिडको में जॉब हो सकता है, उनकी फैमिली यहाँ पे हो सकती है, उनको यहाँ का नेचर पसंद है, उनको यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद है, उनकी 3-4 जनरेशन यहाँ पे है, उनको कुछ भी हो जाए, 2 करोड़ भी उनके पास बजट है तो भी उनको पालघर छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारे रीजन है जिस वजह से पब्लिक पालघर के बाहर जाना प्रेफर नहीं करती है। यही सारे आपका जो, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो थोड़ा सा कुछ पालघर के आजू बाजू के एरियाज और लोकेशन के बारे में जो और ज्यादा मुंबई के पब्लिक को यहाँ पे आने के लिए मजबूर करती है, थोड़ा सा की पॉइंट्स बताइए। पालघर में आने के पहले पब्लिक ने या हमारे होम बायर्स ने ये सोचना चाहिए कि अदर देन द फ्लैट मतलब आपका सोसाइटी लोकेशन के अलावा और क्या है। क्या है? पालघर एक बहुत हिस्टोरिकल
प्लेस रहा है। हमारे यहाँ पे केलवा फोर्ट, शिरगांव फोर्ट, माहिम फोर्ट पोर्चुगीज के टाइम पे बना हुआ है। ये सारे प्लेसेस है, बहुत बढ़िया बीचेस है, वेरी लो पोल्यूटेड, वेरी लेस पोल्यूटेड या नो पोल्यूटेड बीचेस है। एंड एक जो रॉ बीच होता है, एक ऐसा बीच होता है जहाँ पे बहुत पोल्यूशन से ज्यादा पीड़ित बीचेस भी बहुत है। yes. एक रॉ बीच होता है जिनको अभी बहुत अच्छे से, आपको जैसा चाहिए वैसे आप उसको डेवलप कर सकते हैं, वैसे बीचेस पालघर में बहुत है। सेकेंडली यहाँ पे अगर आप कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है तो पालघर एक ऐसा प्लेस रह चुका है जहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स पालघर लोकेशन से बहुत सारे निकले हुए। महाराष्ट्र के फ्रीडम फाइट में हो या हमारे कंट्री के फ्रीडम फाइट में हो, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। पालघर का जैसे पूरे इंटरनेशनल मैप पे, स्टेट मैप पे, नेशनल मैप पे सडनली जो इमेज जो बर्स्ट होने वाला है, बहुत सारे लोकेशंस होते हैं जो डेवलप होते हैं बट ग्रेजुअली होते हैं, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में। बट ये जो सडन बर्स्ट है, सडन बर्स्ट का बेनिफिट मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि इसको बहुत अच्छे से और शांति से लोग सुने और समझे कि एक सडन बेनिफिट में, सडन ग्रोथ में और ग्रेजुअल ग्रोथ में, जो ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे जो ग्रोथ हो रहा है उसमें, और 5 साल के अंदर जो ग्रोथ में क्या फर्क है। तो आपका जो प्राइस अप्रिसिएशन होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का अप्रिसिएशन होता है, अगर आज की डेट में इंसान एक 10,000 का सोना बॉडी पे पहनने के लिए खरीद भी ले, भले वो उसको बेचे नहीं, बट वो चाहता है कि मेरे बॉडी पे पड़े पड़े भी उसका प्राइस ग्रोथ हो। बिल्कुल। तो एंड यूजर भी ये चाहता, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग को फीडबैक देते हैं कि अरे यार हमको अप्रिसिएशन से क्या लेना है, मुझे तो रहना है यहाँ पे, रहना है। बिल्कुल। बट ठीक है, बैक ऑफ द माइंड ये सोचते हैं ना, रियल एस्टेट में बहुत एक फेमस डायलॉग है, अरे यार 10 साल पहले तो यहाँ पे ये प्राइस था और 5 साल के पहले तो मुझे इतने में मिल रहा था, मैंने लिया नहीं। तो ऐसा बोलने की कहीं नौबत ना आए, ऐसा बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। सो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो सर हमने तो काफी कुछ डिस्कस कर लिया है इस सीरीज में, और इस सीरीज का नाम ही था रियल एस्टेट रियल टॉक। तो हमने इसमें बहुत सारे रियल फैक्ट्स के बारे में बात किया है। अगर बात करने पे और टॉपिक्स कवर करने पे आए तो आई थिंक 2 घंटा भी कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय की कमी आपके पास भी है। सो मैं अब ये फाइनल में जानना चाहूंगी कि आप प्लीज हमारे ऑडियंस को एक कंक्लूजन दीजिए आज के हमारे टॉक्स का। आज जो भी हमने इस पूरे सीरीज में, इस पॉडकास्ट में हमने चर्चा की, उसका एक वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो मेरे जितने भी नॉलेज है, मेरे इंसाइट्स है, मैं आपके साथ ठीक तरीके से शेयर कर पाया। कंक्लूजन तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव, मतलब उसमें आपका बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। सो नंबर 1 मैं ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि पालघर एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग लोकेशन है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए। सेकेंड, बिल्कुल डेवलपमेंट लोकेशन है तो टाइम पे इन्वेस्ट करिए। डेवलप होने के बाद आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका आपको जो है फाइनेंशियल, आप लॉस बोलिए या लेट एंट्री करने के लिए जो आपको नुकसान हो सकता है, और अर्ली एंट्री करने का जो फायदा हो सकता है। थर्ड, आप किसी भी लोकेशन में कहीं पर भी कोई भी फ्लैट लेने वाले हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बजट, लोन, आपका डेवलपर का रेरा नंबर, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, डेवलपर का बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों को चेक करिए, फिर आप आगे बढ़िए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर पालघर में कोई लोकल नहीं है, अगर कोई भी अदर देन पालघर लोकेशन से पालघर में फ्लैट लेना चाहता है, तो प्लीज़ 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 कोई लोकल नॉलेजेबल पर्सन, ऑथेंटिकेटेड पर्सन, मतलब जिसके पास रेरा नंबर हो, जिनके पास लोकल नॉलेज हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, प्लीज़ आप उनके साथ में इन्वॉल्व होके ही आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली स्नेहा मैम उनमें से एक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी उनके साथ में ऐसा रहा है कि शी हैज़ बीन वेरी ट्रांसपेरेंट। सबसे ज़्यादा तो उनके पास नॉलेज है, आप कुछ भी पूछिए पालघर बोईसर के लोकेशन के बारे में, तो सारी चीज़ें वो आपको बता सकती है। थैंक यू सर। लोगों को लगेगा मैं आपसे अपनी तारीफ करवा रही हूँ, बट थैंक यू फॉर दैट। अब हम अपना जो सीरीज है उसे यहीं खत्म करते हैं, और मैं अपने ऑडियंस से ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये सीरीज रियल टॉक कैसा लगा, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज आप इस पे कमेंट करिए, हमें मेल कर सकते हैं
और हम डेफिनेटली आपको आंसर देंगे उसके लिए। थैंक यू सर। तो आज इस सीरीज में हम मिले बिल्डर और डेवलपर मुकेश शेट्टी जी से, जो ऑलरेडी एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, और हमने उनसे जाना रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारे इनसाइट्स। मुझे आप लोग बताइए ये सीरीज आप लोगों को कैसे लगती है, क्योंकि ये जो सीरीज है इसमें हम ना सिर्फ बिल्डर डेवलपर्स, इनफैक्ट बहुत सारे टॉपिक्स बहुत सारे लोगों के साथ ये कवर करने वाले हैं। आने वाले टाइम में भी आप बहुत सारे लोगों को इसमें जुड़ते हुए देखेंगे, एज अ रियल एस्टेट एजेंसी, एज अ रियल एस्टेट एसोसिएशन, और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को भी आते हुए सीरीज पे देखेंगे। साथ में हम ये भी कवर करेंगे कि गवर्नमेंट से जुड़े लोगों से भी हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और इनसाइड रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। मैं पहले तो मेरे लवली ऑडियंस को शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ कि वो इतने पेशेंसली हमें सुनते हैं और हमें पूरा रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, और जिन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन नॉलेजफुल है और हेल्पफुल है, प्लीज उनको जाके आप ये शेयर कीजिए और वहां पे उनकी हेल्प करिए, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है। थैंक यू। हरे कृष्ण।